नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरराइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है येज़दी की स्क्रैम्बलर, वो मोटरसाइकिल जिसके बारे में बहुत सारे लोग उत्साहित हैं और मैं भी बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि इस मोटरसाइकिल को चलाने के बाद मेरे चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी स्माइल आ गई। क्योंकि इस सेगमेंट में और भी काफ़ी सारी मोटरसाइकिल्स हैं। 350 सीसी सेगमेंट के अंदर आपको क्लासिक 350 या फिर हाईनेस या फिर जावा 42 काफ़ी सारी मोटरसाइकिल्स उपलब्ध हैं। लेकिन इस मोटरसाइकिल को चलाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने आज कुछ ऐसा चलाया जिसका कुछ खास कैरेक्टर है, जो कुछ ऐसा कर सकती है जो कुछ और दूसरी मोटरसाइकिल्स इस सेगमेंट में हैं वो नहीं कर सकती हैं। अब क्या है ये विशेषता इस मोटरसाइकिल की? तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि इस मोटरसाइकिल का जो शैसी और सस्पेंशन का सेटअप है वो बड़ा ही बेहतरीन है। और न सिर्फ ये मोटरसाइकिल रोड पर बहुत अच्छी चलती है, लेकिन आप इसे जब ऑफ रोड लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती है। और जहाँ आपकी साधारण 350 सीसी मोटरसाइकिल्स ऑफ रोड आपको बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं कर पाती हैं, बहुत ख़राब रास्तों के ऊपर नहीं चल पाती हैं, ये मोटरसाइकिल काफ़ी ख़राब रास्तों को भी अपनी स्ट्राइड में बहुत आराम से लेती है। और उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो व्हील बेस है ये काफ़ी कम है। जो येज़दी की 3 नई मोटरसाइकिल्स हैं उनमें इस गाड़ी का व्हील बेस सबसे कम है, जिसके कारण ये बाधाओं को बहुत आराम से पार कर पाती है। और साथ ही यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये 200 mm का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण जो बड़े अवरोध होते हैं उसके ऊपर से भी ये मोटरसाइकिल्स काफ़ी आसानी से निकल पाती है। सामने अगर आप व्हील देखेंगे तो 19 इंच का है, बड़ा व्हील दिया गया है। हालांकि 21 इंच जितना बड़ा नहीं है जो कि आपको एडवेंचर में मिलता है, लेकिन फिर भी 19 इंच का व्हील ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करने में आपकी मदद करता है। और साथ ही यहाँ पर आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं जो कि ऑफ रोड के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको ट्यूब टायर मिलता है, सामने आपको MRF का 100 सेक्शन टायर मिलेगा और पीछे आपको 17 इंच स्पोक व्हील मिलेगा, 140 सेक्शन अगेन MRF का जैपर टायर मिलता है। और ये जो ब्लॉक पैटर्न टायर्स हैं ये रोड के ऊपर भी काफ़ी अच्छी ग्रिप आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ ही जब आप ऑफ रोड जाते हैं तो ग्रेवली सरफेस के ऊपर, लूज सरफेस के ऊपर, रॉकी सरफेस के ऊपर आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप देते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं, जिसके कारण आप इस तरह के ऑफ रोड कंडीशंस में भी इस गाड़ी को काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ चला सकते हैं। तो आज जब इस मोटरसाइकिल को मैं इस तरह के वातावरण में चला रहा था, लाइट ऑफ रोडिंग कर रहा था, तो मुझे महसूस हुआ कि ये काफ़ी कुछ वो सब कर सकती है जो कि एडवेंचर करती है। हालांकि वहाँ जितना ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है यहाँ पर, वहाँ की तरह अगर आप देखें तो जो एग्जॉस्ट स्केलेटन होता है जो कि इस गाड़ी को गिर जाने पर टूटने से बचाता है, उस तरह की प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। ये बैश प्लेट यहाँ पर आपको मिलेगी, ये जो एक क्रैश गार्ड है ये भी इसे कुछ हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ ही ये जो ब्रेस यहाँ पर आप देख रहे हैं हैंडल बार के अंदर, ये भी हैंडल बार को एक एडिशनल स्ट्रेंथ देता है ताकि ये मुड़े ना। तो इस तरह की कुछ चीज़ों के साथ ये मोटरसाइकिल आपको कुछ हद तक लाइट ऑफ रोडिंग करने में मदद करती है। यहाँ पर सस्पेंशन भी आगे और पीछे दोनों तरफ ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन दिया गया है, ताकि अगर आप ख़राब रास्तों पर चले तो ज़्यादा आसानी से जो शॉक्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर सके। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, जैसे कि ये जो नकल गार्ड्स हैं या फिर ये जो ग्रिल आप देख रहे हैं, दोनों ही चीज़ें एक्सेसरीज़ हैं, ये आपको स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पर नहीं मिलती हैं। अब एक और चीज़ जो यहाँ पर शायद आप जानना चाहेंगे वो ये है कि क्या ये मोटरसाइकिल टूरिंग कर सकती है? तो देखिए, सीधा सा जवाब ये है कि ये मोटरसाइकिल बहुत लंबे डिस्टेंस तक टूर करने के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन ये जो सीट है इस पर बैठ कर के आप 150 से 200 किलोमीटर तक का डिस्टेंस बड़े आराम से तय कर सकते हैं। सीट हाइट यहाँ पर 800 mm की है, जो कि बहुत नीची नहीं है। 800 mm जनरली जो छोटे राइडर्स होते हैं उनके लिए ज़रा इनएक्सेसिबल हो जाता है, लेकिन ये फिर भी एडवेंचर से ज़रा नीची है। और अगर आप एक आदमी की हाइट की बात करें कि किस कद का आदमी इस पर आराम से बैठ सकता है, तो मेरी हाइट जो है 5 फुट 10 इंच होने के बाद मैं अपने जो हील्स हैं इन्हें ज़मीन पर बस टच कर पा रहा हूँ। तो अगर आप 5 फुट 6 इंच या 5 फुट 7 इंच से ज़रा छोटे हैं तो शायद आपको ज़रा तकलीफ़ हो, लेकिन उस कद से ऊपर आप इस मोटरसाइकिल को आराम से चला पाएंगे। वैसे अगर आप ऑफ रोड चलाएँ तो जनरली जो ऑफ रोडिंग होती है उसमें आप बैठ करके नहीं चलाते हैं, उसमें आप पेग्स राइड करते हैं। बट आपका कद जो है किसी भी सूरत में आपको अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, ऑन रोड चला रहे हैं, तो आपको गाड़ी को कंट्रोल करने में, पैडल करने में जनरली मदद करता है। तो उस लिहाज से 5 फुट 6 इंच या 5 फुट 7 इंच से अगर आप छोटे हैं तो शायद आपको ज़रा प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा एक और ज़रूरी डिफरेंस जो आपको एडवेंचर के ऊपर इस मोटरसाइकिल में मिलता है वो ये है कि यहाँ पर आपको ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल कुछ अलग मिलता है। यहाँ पर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी और एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी जैसे फिगर्स नहीं मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको एडवेंचर में मिलती है वो भी यहाँ पर नहीं मिलती है। तो ये कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको एडवेंचर में मिलते हैं बट यहाँ नहीं। बहरहाल यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टेलटेल लाइट्स मिलेंगे, स्पीडो, टैको, 2 ट्रिप मीटर्स, 1 ओडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, एक क्लॉक और 3 राइड मोड्स मिलते हैं। आपको ऑन रोड,
यानी रोड मोड, ऑफ रोड मोड और उसके साथ ही साथ रेन मोड मिलता है। रेन मोड में ABS जो है वो ज़रा जल्दी किक इन करता है और रोड मोड जो है वो नॉर्मल मोड है। ऑफ रोड मोड में ABS पीछे वाला जो है वो ऑफ हो जाता है ताकि आप पीछे वाला टायर जो है या व्हील जो है उसे लॉक करके स्लाइड कर सकें। इसके साथ ही ये स्विच गियर मैंने आपको पिछली बार मेरा जो वॉक अराउंड था उसमें भी दिखाया था। यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच मिलता है, साथ ही आपको यहाँ पर ये हैज़र्ड बटन मिलता है, ये इग्निशन बटन है, साथ ही ये जो सारे बटन्स हैं इसके द्वारा आप यहाँ पर नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको मोड चेंज करना है तो ये निचला बटन आपको दबा करके रखना पड़ता है। टर्न इंडिकेटर्स और इसके साथ ही यहाँ पर ये जो हाई बीम, लो बीम और डे फ्लैशर है, ये तीनों यहाँ पर इस छोटे बटन में इंटीग्रेटेड है। हॉर्न कुछ इस तरह साउंड करता है और मैं जानता हूँ कि आप लोग इस गाड़ी का एग्जॉस्ट भी सुनना चाहते होंगे, तो इस गाड़ी का एग्जॉस्ट कुछ इस तरह से साउंड करता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको ये एक USB सॉकेट का मॉड्यूल मिलता है, जहाँ पर आपको 2 USB सॉकेट्स मिलते हैं, एक नॉर्मल और एक टाइप सी, जो कि बहुत ही अच्छा इंक्लूजन है। और कुछ रॉयल एनफील्ड्स की तरह यहाँ पर आपको ये राउंड मिरर्स मिलते हैं जो कि रीज़नेबली वाइड हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो पीछे का दृश्य आपको पूरी तरह से नज़र नहीं आता है। अगर आप इसे कंपेयर करें एडवेंचर से, तो एडवेंचर में जो मिरर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, आपको पीछे का दृश्य ज़्यादा अच्छे से दिखलाते हैं। क्लच यहाँ पर काफ़ी लाइट है। सीटिंग पोजीशन जो है ये एक कम्यूटरिश या फिर अपराइट सीटिंग पोजीशन है और जो फुट पैक्स हैं बहुत ज़्यादा रेयर सेट नहीं है। हालांकि आपका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक ठाक होता है, आपके आर्म्स पे भी कुछ वेट आता है, तो आप काफ़ी लंबा डिस्टेंस भी यहाँ पर तय कर सकते हैं। तो राइडर के लिए यहाँ पर मीडियम जर्नीज़ करना कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। साथ ही ये जो फुट पैक्स हैं इस पर आप ये जो टीथ देख रहे हैं ये आपको ग्रिप प्रदान करते हैं, और अगर आप फुट पैक्स राइड कर रहे हैं, ऑफ रोड जा रहे हैं, तो ये पैक निकाल करके, रबर पैक निकाल करके आप जो ग्रिप है उसे एनहांस कर सकते हैं। पिलियन राइडर की जहाँ पर बात आती है तो ये जो मोटरसाइकिल है इसकी सीट ज़रा स्लैंटिंग है, बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है और शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ही मेरे ख्याल से ये यूजेबल है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसके ऊपर बैठना छोटे कद के लोगों के लिए भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, लेकिन ये सीट जो है ये स्लैंटिंग होने के कारण बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंसेस के लिए पिलियन राइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। यहाँ पर आपको ये टायर हगर भी मिलता है और साथ ही साथ अगर आप ये पीछे वाला सस्पेंशन देखें तो ये 5 स्टेप एडजस्टेबल है। फ़िलहाल ये मिडिल सेटिंग पे है और यहाँ पर ये ना बहुत ज़्यादा फर्म है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अगर आप इस मोटरसाइकिल की राइड क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा बैलेंस प्रस्तुत करती है। ये बहुत ज़्यादा वॉबली या बहुत ज़्यादा स्क्विशी नहीं है, एक फर्म राइड देती है और जब आप इसे कॉर्नर्स पर लेकर के जाते हैं तब आपको बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत ही कनेक्टेड एक फील ये आपको देती है। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बड़ा लो है और ख़ास तौर पर जो लंबे स्वीपिंग कॉर्नर्स होते हैं या इवन टाइट कॉर्नर्स पर आपको बड़ा ही कनेक्टेड फील मिलता है। इस मोटरसाइकिल में चला करके बहुत मज़ा आता है। ये जो एक फीलिंग है ये मैं आपको बता नहीं सकता किस तरीके से आप महसूस करेंगे जब आप इसे टेस्ट राइड लेंगे। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप इसे ज़रा लंबे डिस्टेंस के लिए लेकर के जाएँ। और एक मोटरसाइकिल का जो उद्देश्य होता है, जो सेंस ऑफ फ्रीडम मोटरसाइकिल आपको देती है, वो डेफिनेटली आपको इस मोटरसाइकिल पर बैठ करके महसूस होगा, न सिर्फ रोड पर लेकिन जब आप इसे ऑफ द रोड लेकर के जाते हैं तब भी ये आपको अपनी क्वालिटी से, अपनी कैपेबिलिटी से काफ़ी प्रभावित करती है और काफ़ी हद तक जो एडवेंचर कर सकती है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा ये मोटरसाइकिल भी कर सकती है। और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, शॉर्ट व्हील बेस, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन, ब्लॉक पैटर्न टायर्स, ये सारी चीज़ें मिल करके इस मोटरसाइकिल को काफ़ी कैपेबल ऑफ या सॉफ्ट रोडर बना देती हैं। और इस तरह के वातावरण में जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो आप काफ़ी सारा मज़ा कर सकते हैं। न सिर्फ आप इस मोटरसाइकिल को अपने कम्यूट के लिए, अगर आप दफ्तर जा रहे हैं, कुछ और काम पर जा रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट वीकेंड राइड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन द रोड इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपको इसे कॉर्नर्स पर चला करके मज़ा आएगा, हाईवे पर काफ़ी स्टेबल है। और साथ ही अगर आप इसे ट्रेल बैशिंग के लिए लेकर के जा रहे हैं तो उसमें भी ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी है। तो काफ़ी परिपूर्ण मोटरसाइकिल है, काफ़ी कुछ कर सकती है, ऑलराउंडर मोटरसाइकिल है। उस लिहाज से ये एक काफ़ी यूनिक प्रोपोजिशन है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैं इस मोटरसाइकिल को आप में से उन लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ जो एक काफ़ी वेल राउंडेड मोटरसाइकिल चाहते हैं।
इसकी जो अकेली कमी मुझे नज़र आती है वो ये है कि पिलियन राइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप पिलियन राइडर को शॉर्ट डिस्टेंसेस पर बिठाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ये मोटरसाइकिल कर सकती है। यहाँ पर अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस एडवेंचर से मिलता जुलता ही है। जो गियर स्पीड्स हैं, पहले गियर में ये मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर पर आवर तक जाती है, सेकंड गियर में 70, थर्ड गियर में 90, फोर्थ गियर में 110, फिफ्थ गियर में 130 और टॉप स्पीड इसकी लगभग 140 के आसपास है। तो इसका जो परफॉर्मेंस है, चूँकि इसकी गियरिंग और इसका पिछला पहिया जो है वो एडवेंचर के जैसा ही है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस नहीं होगा। एक्सेलरेशन भी उतना ही तेज़ है। हालांकि यहाँ पर टॉर्क कर्व जो है वो ज़्यादा फ्लैट है, और जहाँ एडवेंचर और रोडस्टर एक लेवल पर जाने के बाद ज़रा वेन ऑफ होने चालू होते हैं, यहाँ पर आपको टॉर्क जो है लगातार मिलती रहती है। एक और जो डिफरेंस आपको महसूस होगा वो ये है कि जो स्प्लटरिंग होती है, जो इंजन अगर आप बात करें धीमी गति पर हाई गियर्स में चलाने की अगर बात करें, तो हालांकि जो थ्रेशोल्ड है वो सारी गाड़ियों की सेम है, एडवेंचर की भी वही है और इसकी भी वही है, लेकिन उसके बाद जो पावर बिल्डअप होता है वो यहाँ ज़रा जल्दी होना शुरू हो जाता है। अगर आप 6th गियर में है तो इसे आपको 55 किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर रखना होगा, अदरवाइज नॉकिंग की आवाज़ आएगी। अगर आप 5th गियर में है तो आपको इसे 45 किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर रखना होगा, और अगर आप 4th गियर में है तो आपको इसे 35 किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर रखना होगा। किसी भी सूरत में 2000 RPM के नीचे जाते ही बहुत ही तेज़ नॉकिंग की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, और आपको इसे 2500 RPM के ऊपर ही रखना होता है ताकि जो प्रोग्रेस है वो ज़रा स्मूथ रहे। 3000 RPM के बाद जो इंजन है वो काफ़ी स्मूदन आउट हो जाता है, और उसके बाद जो इंजन है वो पावर बिल्ड करता चला जाता है। 5000 RPM के बाद आपको एक प्रोनाउंस्ड इंक्रीमेंट मिलता है इंजन में। 6000 RPM से लेकर के 8000 RPM तक आपको सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड परफॉर्मेंस मिलता है, और 8250 RPM के आसपास जाकर के लिमिटर कट हो जाता है। वाइब्रेशंस जनरली इस मोटरसाइकिल में ज़्यादा नहीं है, आपको वाइब्रेशंस को लेकर के कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लगभग 6500 RPM के आसपास कुछ माइल्ड वाइब्रेशंस आप ज़रूर फुटपैग और टैंक के आसपास, बहुत ही मामूली, जो कि डील ब्रेकर नहीं है, बहुत ही मामूली वाइब्रेशंस आप महसूस कर सकते हैं। फ्यूल टैंक की अगर बात करें यहाँ पर, तो ये जो फ्यूल लिड है ये हिंज टाइप नहीं है, ये पूरा यूनिट बाहर निकल के आता है, मेटल का बना हुआ है, और इसके ऊपर क्रोम लगा हुआ है। देखने में और महसूस करने में काफ़ी सॉलिड लगता है। 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, और 35 kmpl की एवरेज एफिशिएंसी की बात करें तो लगभग 400 किलोमीटर्स की रेंज आपको मिलती है, जो कि ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। और फ्यूल स्टॉप्स के बीच में अगर आप 400 किलोमीटर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से एक रीज़नेबल डिस्टेंस है। अगर आप एक अच्छे एंड्योरेंस राइडर हैं तो भी 400 किलोमीटर्स काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस होता है। हालांकि ये मोटरसाइकिल टूरिंग के लिए नहीं बनी है, लेकिन एक अच्छी रेंज आपको फिर भी प्रोवाइड करती है। हेडलाइट्स, सामने वाले ब्लिंकर्स, पीछे वाली टेल लाइट और ब्लिंकर्स, ये सारे ही इल्यूमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पर LEDs हैं, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्लिपर और असिस्ट क्लच भी मिलता है। 6 गियर्स मिलते हैं, और फीचर्स के मामले में यहाँ पर जनरली कोई बहुत ज़्यादा शिकायत करने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और होती तो कुछ भी शिकायत करने जैसा नहीं रहता। बट यहाँ पर जो शैसी, जो सस्पेंशन, जो हैंडलिंग और इस गाड़ी की ओवरऑल ऑन एंड ऑफ रोड कैपेबिलिटी है वो इसे विशिष्ट बनाती है, काफ़ी स्पेशल बनाती है। कोई डायरेक्ट इसका कॉम्पिटिटर नहीं है। हालांकि अगर आप चाहें तो अगर आपका उपयोग सिर्फ रोड पर चलाने का है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 350cc सेगमेंट में आपके पास क्लासिक 350 है, हाइनेस है, जावा 42 है, और भी कुछ मोटरसाइकिल्स हैं। लेकिन इस तरह से चलने वाली डुअल पर्पस मोटरसाइकिल्स, स्क्रैम्बलर जो शब्द है वो बना है स्क्रैम्बल करने के लिए, यानी चढ़ने के लिए। तो ये मोटरसाइकिल न सिर्फ सड़क पे चलती है, बट अगर आप इसे ऑफ द रोड लेके जाएं तो स्क्रैम्बल भी कर सकती है, यानी कि जो स्टीप इंक्लाइंस हैं उस पर भी चढ़ करके आपका ऑफ रोड अनुभव जो है उसे काफ़ी विशेष बना सकती है। यहाँ पर अगर आप कलर्स की बात करें तो आपको मोनोटोन कलर्स मिलते हैं और डुअल टोन कलर्स भी मिलते हैं। मोनोटोन कलर्स में आपको फायर ऑरेंज, आउटलॉ ऑलिव, येलिंग येलो और मिडनाइट ब्लू कलर्स मिलते हैं, जबकि डुअल टोन में आपको रेबल रेड और मीन ग्रीन कलर्स मिलते हैं। वारंटी यहाँ पर आपको 2 साल और 24,000 किलोमीटर्स की मिलती है। और अगर प्राइस की हम लोग बात करें तो इसकी कीमतें शुरू होती हैं 2,04,000 से और जाती हैं 2.1 लाख रुपीज़ तक, जो कि अगर आप इस सेगमेंट की दूसरी 350cc मोटरसाइकिल से कंपेयर करें तो ज़रा ज़्यादा है। लेकिन ये मोटरसाइकिल उन दूसरी मोटरसाइकिल से कुछ मायनों में बेहतर है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग मिलती है, 6 गियर्स मिलते हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो कैपेबिलिटी आपको मिलती है ऑन और ऑफ रोड वो बाकी सारी मोटरसाइकिल से ज़्यादा विशिष्ट है। ये मोटरसाइकिल डेफिनेटली जो दूसरी 350cc मोटरसाइकिल्स हैं उनसे ज़्यादा बेहतर है। और मैं आपको गुजारिश करूँगा कि अगर आपको इस तरह की फ़न टू राइड मोटरसाइकिल चाहिए तो आप इस मोटरसाइकिल को ज़रूर जा कर के टेस्ट राइड लें।
अगर आप इसे एक लंबे डिस्टेंस के लिए चलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये मोटरसाइकिल इतनी स्पेशल है, क्यों ये आपको वाकई में बहुत ज़्यादा खुश कर सकती है, क्यों ये जो दूसरी इस तरह की मोटरसाइकिल्स हैं उनसे अलग है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस से संबंधित आपके जितने भी सवाल थे उनके जवाब मैं दे पाया, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, तो क्वेश्चंस आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी सवालों के जवाब दूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताएं। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।